हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज तक ऐसा वीडियो आपने देखा नहीं होगा। पहली बार यूट्यूब पे आप लोगों को ऐसी वीडियो अपलोड होने वाली है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, पूरे के पूरे किताब को महत्वपूर्ण प्रश्न में आप लोगों को 60 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर 65 जो मैं प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ, 65% टोटल उतना तैयार कर लेते हो तो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के पूरे फिक्स हैं। मतलब इसी वीडियो को आप लोग 2 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब 65 प्रश्न आप तैयार करोगे तो 20 नंबर ये आप लोगों का फिक्स हो गया। ठीक है, और देखो, वो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ कि जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न लेकर आया हूँ। और देखो, वो प्रश्न, उसमें भी वो प्रश्न है जो कि 14 से लेकर अब तक 22 तक लगातार जो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को मैं लिया हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 65 प्रश्न तैयार कर लेना। मैं इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट मैंने फिक्स कर लिया है कि इस बार टारगेट सभी बच्चों का 95% आना ही चाहिए। और मैं पूरा तैयारी करा रहा हूँ। तो वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक तक टारगेट हमने रखा है, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा वक्त लगा है। तो 1000 लाइक देखते हैं करवाते हैं कि नहीं आप लोग। और चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को। तो चलिए, 65 में से कितना प्रश्न आप कर लेते हो वो भी देखना है। ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। देखते हैं 65 में से कितना प्रश्न कर लेते हो। और जो नहीं कर पाएगा, उससे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि 65 प्रश्न एग्जाम टाइम तक पूरा का पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। कह रहा है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। ठीक है, ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए लाल रंग में, ऑप्शन बी पीले रंग में, ऑप्शन सी हरे रंग में, ऑप्शन डी बैगनी रंग में। ठीक है, तो बताइए कि जब प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो सबको मालूम होना चाहिए कि बैगनी रंग का। मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार आता है। तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का, और सबसे कम पूछ लेता तो आप क्या बताते हैं, तो सबसे कम होता है लाल रंग का। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। देखो, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है कि विद्युत जनित्र, जनित्र मतलब होता है जनरेटर। ठीक है, तो विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए, जनित्र जो जनरेटर होता है, तो पहले उसे हम लोग हैंडल चलाते हैं। मतलब पहले उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तब जाके वह विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पहले उसको हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे, तब जाके वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न ये पूछ रहा है कि अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि अगर उत्तल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु खड़ी है, मतलब यू का वैल्यू दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब वी का वैल्यू बताइए। तो जैसे आप 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का जैसे दर्पण सूत्र लगाओगे, और दर्पण सूत्र से जब आप v का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इसका आएगा आप लोगों का 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, मतलब v का वैल्यू आएगा 10। ठीक है, और ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसको लगा लेना। f का वैल्यू मालूम ही चल गया है, u का वैल्यू मालूम ही चल गया। फार्मूले पे आप लोग रख के और v का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब v का वैल्यू आएगा 10। ठीक है, चलिए कर लेना। और ये प्रश्न तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 4 बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 यह है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब प्रतिरोध पूछा है। और देखिए, वी का वैल्यू आपको दिया है, वी बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट, और डब्ल्यू बराबर दिया है आपको 100 वाट। और आपको पूछा है कि प्रतिरोध आर का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो आर बराबर क्या होगा। देखिए, आर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, एक होता है वी स्क्वायर बटे में डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। वी स्क्वायर मतलब 220 गुणे 220, और नीचे डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है, कितना वाट पी। ठीक है, पी का वैल्यू दिया है। जैसे वाट मतलब वाट जो आता है पी का वैल्यू होता है, जैसे पी का मतलब पावर का मात्रक वाट होता है, तो पी का वैल्यू आपको दिया है 100 और वी का वैल्यू दिया है 220। तो फार्मूला बनता है आर बराबर वी स्क्वायर अपान के पी।
ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना आप लोगों का 100 वाट है, तो नीचे आप 100 लिख दोगे। 1 0 से 1 0 मतलब 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 22 में जब 22 को गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 484 ओम। ठीक है, मतलब फार्मूला ये होता है, मैं लिख देता हूँ आराम से, आर बराबर वी स्क्वायर अपान के पी, यह फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यह है कि प्रोपेनाल है। देखो प्रोपेनाल है, ऑप्शन ए C2H5OH, ऑप्शन बी C3H7OH, और ऑप्शन डी है C3H5OH, और ऑप्शन डी जो है वो C3H6OH है। तो बताओ प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का होता है ऑप्शन बी, याद रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है प्रोपेनॉल का। ठीक है, तो प्रोपेनॉल का होता है C3H7OH। ठीक है, मतलब बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न हो क्वेश्चन नंबर 6। अधातु है, इसमें बताना कि अधातु कौन है। ठीक है, बताइए अधातु कौन है इसमें से। बताइए क्या होगा, पोटेशियम होगा कि फोरान होगा कि एल्युमिनियम होगा कि सोडियम होगा। बताइए अधातु कौन है इसमें से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबको मालूम है कि जो फोरान है ये आप लोगों का अधातु है। ठीक है, बाकी सोडियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, पोटेशियम, ये सब क्या है, धातु है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7वां देखिए। प्रश्न नंबर 7वां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। मतलब ठंडे जल से कौन हाइड्रोजन गैस बनाती है, मतलब किसकी अभिक्रिया अगर ठंडे जल से करा दिया जाए तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कार्बन। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करके जानी है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम को अगर ठंडे जल में डाल देंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है उससे रिएक्शन करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क, वृक्क मतलब क्या होता है, सबको मालूम है किडनी। वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी। अब किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है। ऑप्शन है पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन डी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। तो देखिए मनुष्य में वृक्क जो है वो किससे संबंधित होता है, तो उत्सर्जन से होता है। ठीक है, चलिए क्योंकि किडनी से ही टॉयलेट बनता है और वो सर्जन का काम करता है, आपको मालूम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब ये होता है कि जो भोजन अपना स्वयं बनाते हो, जैसे में पौधा हुआ है, तो जैसे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो उसके लिए क्या चीज आवश्यक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए बहुत प्यारा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर दे पाओगे। तो उपयुक्त सभी, क्योंकि सबको मालूम है कि भोजन बनाने के पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधा, उसके लिए सब चाहिए, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कह रहा है जो कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, कहाँ पे होता है। अमीबा में होता है कि ईस्ट में, कि प्लाज्मोडियम में होता है कि लिस्मानिया में। ठीक है, सबको मालूम है कि अलैंगिक जनन मुकुलन कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है, मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 11 जैसा कि देख पा रहे हैं कि पराग कोष में होते हैं। बताना आप लोगों को कि पराग कोष में होते हैं। ऑप्शन ए है आपका वायदल होता है, कि ऑप्शन बी अंडाशय होता है, कि ऑप्शन सी अंडक होता है, कि ऑप्शन डी परागकण होता है। तो इसका सिंपल ट्रिक यही होता है कि पराग कोष में क्या होता है, तो पराग कोष में परागकण ही होंगे, और क्या होंगे। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न को उत्तर दे दोगे अगर ये प्रश्न पूरे तैयार हैं आपको तो। अगर वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, ये सभी। तो इतना तो जानकारी होना चाहिए आप लोगों की कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, उसको आप किसी में भी ले सकते हो। आपकी मन मीटर में लेना तो मीटर में ले सकते हो, सेंटीमीटर में ले सकते हो, मिलीमीटर में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तो ये सभी होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। देखिए ये प्रश्न जो है इस पे आप स्टार बना लो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे में इसको आप लोग सॉल्व करोगे एग्जाम में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। प्रश्न यह है, पहले पढ़ता हूँ कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। अब वो 4 दिया है ना, आपके एग्जाम में 5 दे सकता है, लेकिन ट्रिक क्या है इसको हल करने का बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे 4 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर डैश बटे आर का अनुपात होगा।
ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आप लोगों को पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, 1/4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 1/16। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आप लोगों के 1/16। इसको लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी एग्जाम में आएगा तो आप कैसे तुरंत कर दोगे। देखो कोई भी प्रतिरोध का टुकड़ा आर रहेगा, उसको 4 बराबर भागों में या 5 बराबर भागों में, जैसे यहाँ पे 4 का है, ठीक है। अब ये बात याद होना चाहिए कि यहाँ पे समांतर क्रम में ही जोड़ना चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ बोला गया कि समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध अगर आर डैश है, और अनुपात याद आपको करना है कि अनुपात हमेशा आपको आर डैश बटे आर देगा, तो इसका वैल्यू हमेशा होगा 1/16। मतलब यहाँ अगर 4 है तो 4 का वर्ग करोगे तो 16 आ जाएगा। अगर 5 टुकड़े में करता है तो 1/25 आ जाता है, 6 टुकड़ों में करता है तो 1/36 आ जाता है। लेकिन अनुपात याद होना चाहिए, यहाँ पे आपका आर डैश होना चाहिए, और यहाँ पे आपको इसका तुल्य प्रतिरोध आर डैश, और यहाँ पे आपको आर डैश बटे आर ही होना चाहिए। अगर ये आपका अनुपात चेंज कर देता है, मतलब आर को ऊपर कर देता है और आर डैश को नीचे कर देता है, तो 16 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो उस समय इसका आंसर 16 होने लगेगा, ठीक है। अगर आर ऊपर कर देगा, आर डैश नीचे, तो उस समय उसका आंसर 16 होगा। तो ये याद रखिएगा, जैसे आप लोगों को घुमाएगा उस तरह आप लोगों को घूम जाएंगे। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना। इस प्रश्न का राइट आंसर इस समय होगा 1/16, ठीक है। चलिए अब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ोगे तभी इसका आंसर दे पाओगे। अब यही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, कह रहा है, पहले सिचुएशन समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई एक पारदर्शी माध्यम है और एक पारदर्शी माध्यम से अगर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने वाली अगर एक प्रकाश की किरण जा रही है, तो हमें बताना है कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा कब, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, कि ऑप्शन बी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, कि ऑप्शन सी सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, कि ऑप्शन डी दोनों माध्यम एक ही हो। देखिए एक कंडीशन तभी हो सकता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करे और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा, तो समझ लीजिए कि 100% सघन माध्यम से वो विरल माध्यम में ही जाएगी, तभी ये कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। सघन माध्यम से वो विरल माध्यम में जाएगी तभी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा। मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि यही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएंगे 2023 में और आप लोगों को आंसर देना होगा, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 क्या बोल रहा है, ये तो बहुत सिंपल है, इसका उत्तर तो सभी लोग दे दोगे। प्रश्न नंबर 15 का कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, बताइए विद्युत जो धारा होता है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, वोल्ट मीटर से, कि मीटर से, कि गैल्वेनोमीटर से, कि ऊर्जा मीटर से। बताइए प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, अमीटर से किया जाता है, सिंपल। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और यह प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धावन सोडा, क्या बोला है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, चाहे इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो, और ऑप्शन सी है कि Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, और ऑप्शन डी है कि CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण कहते हैं। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन सी मतलब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रख लीजिएगा Na2CO3 10H2O, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर ये आपका 16 था, कंप्लीट हो गया। और प्रश्न नंबर देखो 17। प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है कि एक विलयन अगर नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान होगा। तो सबको मालूम है कि अगर नीला से अगर लाल कर देता है तो 100% अम्ल ही होगा वह, क्योंकि अम्ल ही नीले लिटमस को लाल करता है। और जब अम्ल है तो अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। तो 7 तो होगा नहीं, 7 से अधिक ये भी नहीं होगा, 7 से भी अधिक होगा ये भी नहीं होगा, मतलब जब भी होगा तो 7 से कम होगा। 7 से कम आपका ऑप्शन ए ही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 18 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। आपको बताना है कि कीटोनिक समूह उपस्थित किन में है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों को आप लोग देख लो और बताना है कि कीटोनिक समूह उपस्थित किस में है। बहुत प्यारा प्रश्न है और एग्जाम में 2022 में तो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो देखो कीटोनिक समूह आपका ऑप्शन बी जो होगा ये होगा,
ठीक है। देखिए CH3 और कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, सिंगल बॉन्ड से फिर CH3 जुड़ा हुआ है। ये आप लोगों को क्या है, कीटोनिक समूह है। ठीक है, तो ये कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 19। और 19वां प्रश्न तो सिंपल है, सबको मालूम होना चाहिए कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में माना जाता है, मतलब ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं। ऑप्शन ए एडीपी, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन डी एएमएफपी, ऑप्शन डी पाइरुविक। तो सबको मालूम होना चाहिए कि ऊर्जा का सिक्का हम लोग एटीपी को कहते हैं। किसको कहते हैं, एटीपी को, एनर्जी ऑफ मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 20वां देखिए, प्रश्न नंबर 20वां क्या है कि निम्न में से कौन सा एक केवल जंतु में पाया जाता है। बताना है कि केवल जंतु में कौन पाया जाता है, मतलब श्वसन पाया जाता है कि तंत्रिका तंत्र की, हार्मोन्स की वृद्धि। केवल जंतु की बात हो रहा है, तो देखिए केवल जंतु की अगर हम बात करें तो केवल जंतु में पाया जाता है तंत्रिका तंत्र, मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। और 21 देखिए, 21 क्या है, और ये तो सिंपल प्रश्न है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। और मैं पढ़ता हूँ, इसका आंसर सभी लोग दोगे। ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गुड़हल, ऑप्शन डी जो है राइजोपस। तो सिंपल जवाब होना चाहिए आप लोगों का कि मटर। ठीक है, सबको मालूम है कि मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था किस पौधे पे किया था, मटर पे किया था। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 22 की तरफ। और देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरण जब पृथ्वी पर आती है तो कौन सी परत रोकती है, मतलब क्लोरीन परत रोकती है कि ओजोन परत कि ऑक्सीजन परत कि हाइड्रोजन परत। और यह बहुत नॉर्मल प्रश्न है और इसका प्रश्न का उत्तर सभी लोग देंगे। ठीक है, सबको मालूम है कि पराबैंगनी प्रकाश की किरण जब पृथ्वी पर आती है तो उसको एक ही परत रोकती है, ओजोन परत, मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। देखिए प्रश्न नंबर 23 सिंपल क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या आपको दिया है कि 30 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू आपको दिया है कि 30 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी मतलब एफ का वैल्यू, तो एफ बराबर क्या होता है, आर बटे के 2। तो आर यहाँ पे क्या आपका 30, और 30 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 15, मतलब ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा एक प्रश्न और इस फार्मूले पे, और एक नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अगर आभासी और सीधा और अगर बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। कह रहा है कि अगर लेंस हमारे पास उत्तल लेंस है और वस्तु को अगर हम कहाँ पे रखेंगे कि हमें वस्तु का जो प्रतिबिंब मिलेगा वो आभासी देखने को मिलेगा, सीधा मिलेगा और वस्तु से बड़ा देखने को मिलेगा, मतलब किस लोकेशन पे रखेंगे। और ऑप्शन पढ़ता हूँ बताइए, मतलब लेंस के मुख्य फोकस पे रखेंगे कि फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखेंगे कि ऑप्शन सी अनंत पर रखेंगे कि ऑप्शन डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सोच समझ के जवाब दीजिएगा, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच और प्रथम फोकस मतलब F1 के बीच अगर वस्तु को आप रख देते हो तो 100% उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो ये कहाँ रखेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 25 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 25 प्रश्न यह है कि विद्युत ऊर्जा का मापन करते हैं। बताइए विद्युत ऊर्जा जो है उसका मापन करते हैं किसके द्वारा, मतलब विद्युत जनित्र के द्वारा करते हैं कि धारामापी द्वारा करते हैं कि अमीटर द्वारा करते हैं कि विद्युत मोटर द्वारा। देखिए विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा था, विद्युत ऊर्जा का अगर मापन किया जाता है तो धारामापी द्वारा किया जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मापन। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 25 भी प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया और 26 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए 26 क्या है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है कि वाट होता है कि किलोवाट होता है कि किलोवाट घंटा होता है। देखिए ये सिंपल आप लोगों का है तो मात्रक आप लोगों को याद होना ही चाहिए। विद्युत ऊर्जा पूछा है ना, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। बोल्ट, बोल्ट किसका होता है यहाँ पे, विभवांतर का होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। ठीक है, तो मालूम है आप लोगों को। और यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे अगर प्रश्न बढ़े तो 27 भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता आपको बताना है कि कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है कितनी होती है।
2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है कि 5? तो सिंपल आप लोगों को, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 28 आप देखोगे, और इसका सूत्र तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है। यही प्रश्न पूछा है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है। CaPO3 होल ट्वाइस होता है कि CaPO4 होता है कि CaPO4 होल ट्वाइस कि CaP2O4 होता है। कैल्शियम फास्फेट की बात कर रहा है ना, तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होगा ऑप्शन सी, CaPO4 होल ट्वाइस होता है। तो यह आप लोगों को जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए आप लोगों को। तो कैल्शियम फास्फेट पूछता है एग्जाम में, 2022 में भी पूछा था ये प्रश्न, और लगातार प्रश्न पूछे आ रहे हैं। हमने आपको आगे ही बताया कि 2014 से लेकर अब तक 2022 तक जितने प्रश्न पूछे गए वही इस वीडियो में आपको बताया जा रहे हैं। इससे बाहर तो प्रश्न आना आएगा ही नहीं, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रिएक्शन है, आपको रिएक्शन देख के आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन हुआ है। रासायनिक समीकरण आपको नीचे दिया हुआ, देखिए बेरियम क्लोराइड का, देखिए बेरियम क्लोराइड एक्वेस के फॉर्म में, मतलब जलीय विलयन में है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी एक्वेस के फॉर्म में। ये दोनों आपस में विक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना रहे हैं जो कि ठोस के रूप में प्राप्त हो रहा है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं जो कि एक्वेस के फॉर्म में उपस्थित हो रहा है। और पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है कि निराकरण अभिक्रिया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया है कि इनमें से कोई नहीं। एक ट्रिक बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी रिएक्शन होता है और रिएक्शन के पश्चात ये तो आपका अभिकर्मक होते हैं और ये आपका उत्पाद होता है, तो जब भी आपका रिएक्शन होता है और उत्पाद में आपको देखना है, अगर उत्पाद में कोई चीज अगर ठोस के रूप में आए, जैसे यहाँ पे एस सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में कोई चीज अगर ठोस के रूप में अगर उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो 100% यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। तुरंत आंख बंद करके आप लोगों को ट्रिक लगा देना अवक्षेपण अभिक्रिया पे, ठीक है, क्योंकि ठोस के अवक्षेप प्राप्त होते हैं, अवक्षेप प्राप्त होते हैं मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया हुई, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न जो है, यह तीसवां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। देखिए क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाया जाता है, सबको मालूम है। तो हरी पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो किसको अवशोषित करता है? जल को कि खनिज लवण को कि प्रकाश ऊर्जा को कि ऑक्सीजन को? बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखिए क्लोरोफिल जो है ना, वो आपको प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है क्लोरोफिल। मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। और इनका तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि जो जैव विकास का सिद्धांत था, तो जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले जो साइंटिस्ट थे कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे कि ग्रेगर मेंडल थे कि जगदीश चंद्र बोस थे कि हरगोविंद खुराना थे? देखिए जैव विकास का जो सिद्धांत दिए थे वो चार्ल्स डार्विन थे। कौन? चार्ल्स डार्विन। मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देख लीजिए आप 32, और इस जल्दी से आंसर आप इसका बताइए हमें कि मानव में भ्रूण, बोला है कि मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है? अंडाशय से मिलता है कि प्लेसेंटा से मिलता है कि वृक्क से मिलता है कि फेलोपियन ट्यूब से मिलता है? मानव में भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए मानव में जो भ्रूण को पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा से मिलता है। और यह प्रश्न देखिए वाकई में बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आएंगे, लेकिन आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है? अब देखिए विषम पोषी नहीं है पूछा है, ठीक है, विषम पोषी नहीं है। फफूदी, ऑप्शन बी फीता कृमि, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी मनी प्लांट, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो विषम पोषी नहीं है, तो देखिए जो मनी प्लांट है विषम पोषी नहीं होता है। बाकी है देखिए फीता कृमि, ईस्ट, फफूदी ये सब विषम पोषी होते हैं। अब पूछा है कि विषम पोषी नहीं है मतलब मनी प्लांट जो है विषम पोषी नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न बढ़ेंगे और इसका आंसर आप दीजिए 34 का, कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर आपके पास अवतल दर्पण है और वस्तु को आपने रख दिया मुख्य फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर कि दर्पण के पीछे कि अनंत पर कि ध्रुव पर? तो बिना सोचे समझे आप दोगे कि जब एफ पर मुख्य फोकस पे जब हम लोग वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है। जस्ट उल्टा होता है, फोकस पे रखोगे तो अनंत पे और अनंत पे रखोगे तो फोकस पे। तो हालांकि यहाँ पे हमसे पूछा है कि अगर फोकस पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। सिंपल जवाब होना चाहिए, ठीक है। चलिए 34 भी हो गया ना, 35 की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों 35 देखिए, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। कह रहा है कि किस माध्यम में अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो सबसे न्यूनतम होती है। न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम किस में होती है प्रकाश की चाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल उसमें सबसे कम होती है। तो आप ही बताओ कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसके होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तब हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है तो प्रकाश की चाल सबसे कम इसी में होगी। मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है मेरे प्यारा बच्चों कि 5 ओम प्रतिरोध तार को अगर 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो बताइए कि 5 ओम प्रतिरोध के तार का टुकड़ा है, ठीक है, 5 ओम प्रतिरोध के तार का टुकड़ा है। आप 5 बराबर भागों में कर दोगे तो एक एक में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका प्रतिरोध का मान कितना होगा? सिंपल 1 ओम होगा। ऐसे ही देखने को मिल रहा है। आप बताइए कि 5 ओम प्रतिरोध का तार का टुकड़ा है और उसको 5 बराबर भागों में बांटोगे तो एक एक टुकड़ा बराबर बराबर हिस्सा में आएगा, मतलब 1 ओम आएगा। सिंपल। चलिए ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न था। और ये भी प्रश्न बहुत भारी थोड़ी है कि विद्युत शक्ति का मात्रक तो पूछ रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है कि वाट होता है कि एम्पियर होता है कि ओम होता है? तो देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक तो सबको मालूम है कि शक्ति किस में नापी जाती है? वाट में नापी जाती है। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न आप छोड़ोगे नहीं, सारे प्रश्न करके एग्जाम में चले आओगे। पूरे 20 में 20 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रोपेनल। बताइए, ये प्रश्न अच्छा है कि प्रोपेनल का सूत्र क्या होता है? C2H5O होता है कि C3H6O होता है कि C4H8O होता है कि C3H5O होता है? बताइए प्रोपेनल। ये प्रश्न एग्जाम में ओरिएंटेड प्रश्न है, बहुत लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रोपेनल का सूत्र होता है, याद कर लेना कि C3H6O होता है। ठीक है, ये वाला ये प्रोपेनल का सूत्र होता है और आप लोगों को याद कर लेना है इस प्रश्न को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न बढ़ते हैं 39। देखो 39 यह है कि यहाँ पे आपको भरना है। कह रहा है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब कह रहा है कि कौन अगर ठंडे तनु अम्ल से अगर अभिक्रिया करें तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मतलब सिलिका से कराएंगे कि कॉपर से कराएंगे कि जिंक से कराएंगे कि कार्बन से? तो रिएक्शन आपको मालूम होगा कि जब जिंक की अभिक्रिया अगर हम ठंडे तनु अम्ल से कराएंगे तो आपको उत्पाद में जब रिएक्शन होगा तो देखोगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मतलब जिंक। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 39 भी प्रश्न यहाँ पे हो गया और 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 40वां प्रश्न जो है वो प्रश्न यह है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आपको बताना है कि जो कि मानव में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 42 होती है कि ऑप्शन बी 44 होती है, ऑप्शन सी 46 होती है कि ऑप्शन डी 48 होती है? नॉर्मल प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप दे दोगे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है? 46 होती है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 41 कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब चारों ऑप्शन में से बताना है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनियां। तो देखिए सबको मालूम है कि अगर हम मादा जनन तंत्र की अगर बात करें तो ये तो अंडाशय होता ही है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनियां। ये जो शुक्रवाहिका ये नहीं होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नॉर्मल प्रश्न आएंगे और आप इस वीडियो को 2-3 बार देख के आप प्रैक्टिस कर लेना, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। देखिए प्रश्न नंबर 42 जो है प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप, देखिए ये प्रश्न हाईलाइटेड है, इसको आप स्टार बना लो। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? देखिए ऐसे ही प्रश्न बच्चे छोड़ के आते हैं और यही प्रश्न आप करके अच्छे नंबर उन लोगों से लेकर आओगे। ठीक है, कह रहा है कि जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। स्मॉल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कि स्मॉल टी कैपिटल टी कि दोनों कैपिटल आर आर? बताइए 40 ये 2 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जीन प्रारूप याद कर लेना, शुद्ध गोल बीजों का जो जीन प्रारूप होता है वो कैपिटल आर आर होता है। इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे बच्चे छोड़ेंगे, आप इसको करके आओगे तो अच्छे नंबर लेके आओगे ना उन लोगों से। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों 43 देखना। 43 क्या है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। अच्छा ये बताइए कि जो पौधे में जाइलम होता है तो जाइलम किसका काम करता है? उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन करता है,
कि ऑप्शन जल का संवहन करता है, कि भोजन का संवहन करता है, कि अमीनो अम्ल का संवहन करता है। देखिए पौधों में जाइलम पाया जाता है, जाइलम मतलब जल का संवहन करता है। ठीक है, जल का पूरा संवहन का कार्य होता है जाइलम का। ठीक है, अगर फ्लोएम रहता, पूछता कि पादपों में फ्लोएम का कार्य होता है, तो फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। ये बात भी याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 43 हो गया, 44 की तरफ बढ़ते हैं। देख लो मेरे प्यारे बच्चे, 44 प्रश्न क्या है कि कह रहा है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। कह रहा है कि अगर वायु के सापेक्ष अगर हम बात करें तो किस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता अधिकतम होगा, जल में, कि हीरे में, कि कांच में, कि तारपीन के तेल में। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि सबसे ज्यादा अगर अपवर्तनांक होता था हीरे का होता है, और ऑप्शन में दिया हुआ था सबसे ज्यादा तो इसी का होगा ना। हालांकि हमको वायु के सापेक्ष पूछा है कि वायु से अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, तो सबसे ज्यादा हीरे का होता है, तो वायु मतलब क्या होगा। ठीक है, मतलब हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो जल से ले लीजिए, चाहे कांच से लीजिए, चाहे तारपीन के तेल से, सबसे ज्यादा हीरे का होता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो 45। और 45 ये कह रहा है कि अगर आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए आप चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करोगे। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। एक बात तो आप अभी याद कर लो कि चश्मे में दर्पण का प्रयोग तो कभी होगा नहीं, तो दर्पण वाले ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। जब भी होगा तो लेंस होगा, और वो भी लेंस कौन सा होगा, तो निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष रहता तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 46। और प्रश्न नंबर 46 मेरे प्यारा बच्चों ये है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो सदैव समांतर होती हैं, कि एक बिंदु पर मिलती हैं, कि ऑप्शन सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कि ऑप्शन डी परस्पर काटती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं, एक छोटा सा चुंबक ले लेता हूँ, और इसमें से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वो यहाँ से यहाँ आती हैं, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगी, फिर नीचे से ऊपर जाएंगी। यहाँ मतलब एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मारोगे कि ऑप्शन सी जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो यह प्रश्न हाईलाइटेड प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, भूलना मत। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो सारे बच्चे फंस जाते हैं, और इससे ही आप लोगों को बेहतर अंक लाना है इन प्रश्नों पर फोकस करके। ठीक है, और ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि यदि फाई फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, मतलब चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करता है। बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो इनके बीच सही संबंध कौन सा होगा। ठीक है, बताइए, बी बराबर 5/a, कि 5 बराबर b बटे ए, कि a बराबर b इंटू 5, कि b बराबर 5 इंटू ए। बताइए कौन सा फार्मूला बनता है। देखिए इसका जो मेन फार्मूला होता है वो मेन फार्मूला होता है 5 बराबर b इंटू ए, ये मेन फार्मूला होता है। और इसी से देखिए अगर हम यहाँ b निकालें तो b बराबर क्या हो जाएगा 5/a, मतलब ऑप्शन ए। देखिए अगर इससे अगर वैल्यू निकालें b बराबर, तो b बराबर क्या निकलेगा 5/a। तो कभी कभी ये डायरेक्ट ये फार्मूला दे देता है, और कभी कभी देखिए इसी को कन्वर्ट करके इसमें दे दिया है। मेन फार्मूला यह है, और इससे निकाल के आप लोगों को ऑप्शन बना दिया है। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 48 की तरफ बढ़ते हैं, चलिए उसको देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 48 जो प्रश्न है वो है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। पहली बात तो आप ये याद रखिए कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का, देखिए शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। तो शुद्ध जल उदासीन है, तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। सिंपल जवाब दोगे। तो देखिए इस प्रश्न को तो आप बिना पढ़े ऐसे ही आप डायरेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, रटे होने चाहिए इस प्रश्न को। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7, क्योंकि उदासीन होता है, उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है। ठीक है, 49 देखो, 49 क्या है यहाँ पे। कह रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। अगर अम्ल से अगर हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है, यहाँ पे जिंक है, कॉपर है, कि यहाँ पे एजी है, कि एचजी है, पारा है। बताइए कौन अम्ल से हाइड्रोजन हटा सकता है। ठीक है, तो अम्ल से हाइड्रोजन वही हटा सकता है कि जो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हो, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील तत्व ही तो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटाएगा। तो आप देख लो कि हाइड्रोजन से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका राइट आंसर होगा एजी, क्योंकि एजी जो है वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। बाकी देखिए जिंक हुआ, कॉपर हुआ, ये जो पारा हुआ, ये सभी हाइड्रोजन से कम है, तो हाइड्रोजन को तो हटाएंगे नहीं। एजी जो है अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन को तुरंत हटा देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50वां क्या है। हाँ देखिए ये प्रश्न आना चाहिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछ लेता है आप लोगों के एग्जाम में, कि प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है क्या होता है।
CH4 होता है कि C3H8 होता है कि C4H10 होता है कि C2H6 होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। बहुत प्यारा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आता है। याद रखना आप इसका कि C3H8 होता है, ठीक है। C3H8 होता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, ठीक है। चलिए, भूलिएगा मत, ये प्रश्न हर बार आता है, इस बार भी आएगा। और अगला बात करें प्रश्न लेकर, तो प्रश्न नंबर 51 बहुत प्यारा प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं उपचयी अभिक्रिया कहलाता है कि अपचयी अभिक्रिया कहलाते हैं कि ये तथा बी दोनों कहलाते हैं कि सामान्य अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, वो प्रक्रिया जिसमें जो कठोर जटिल पदार्थ होते हैं, वो कार्बनिक अणु वो सरल अणुओं में टूटता है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं? अपचयी, मतलब अपक्षय हो जाना उसका, ठीक है, टूट जाना, सरल टुकड़ों में बट जाना है। तो कौन सी अभिक्रिया होगा? अपचयी अभिक्रिया होगा। मतलब ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ऐसे प्रश्न बनेंगे हमेशा, और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। 51 क्लियर हो गया ना। 52 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारा बच्चों, 52 क्या प्रश्न है? 52 मेरे प्यारा बच्चों यह है कि चर्मदायाम पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए, चर्मदा जो रोग होता है आपके स्किन इन्फेक्शन रोग होते हैं, यह मतलब किस विटामिन की कमी से होता है, आपको पूछ रहा है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो देखिए आप लोगों को जो बॉडी ऑफ लोगों के इन्फेक्शन जो रोग होता है, चर्मदा रोग, वो किस विटामिन की कमी से होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो विटामिन B6 याद रखना, विटामिन B6 अगर आपके शरीर में कमी है तो ऐसे रोग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 52 क्लियर हो गया। 53 देखो, 53 क्या है? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण आपका ब्लड रेड होता है, तो उसका मुख्य भूमिका क्या होता है? श्वसन में कि उत्सर्जन में कि पाचन में कि पोषण में? सबको मालूम होना चाहिए कि 53 का राइट आंसर होगा श्वसन में, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ही होता है कि श्वसन में, ठीक है, ऑक्सीजन का संवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना छोड़ना, ठीक है। चलो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आगे अगर हम बात करें तो देखो अगला प्रश्न आ ही गया कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है प्रोटीनों के रूप में, वसाओं के रूप में, सुक्रोज के रूप में, वसीय अम्लों के रूप में। हमने बताया कि देखिए जाइलम जल का संवहन करता है, पहली बात। फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, लेकिन इसमें प्रश्न यह है कि फ्लोएम भोजन का तो संवहन करता है, लेकिन किस रूप में करता है, ये पूछ रहा है। तो देखना है सुक्रोज के रूप में, याद रखना कि सुक्रोज के रूप में उसको कन्वर्ट करके वहां पे संवहन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे बात प्यारे बच्चों। 54 जो है क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखो 55 प्रश्न क्या है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, दर्पण है। कह रहा है कि कोई दर्पण है, अगर किसी वस्तु का अगर वो प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा बनाता है, कौन सा दर्पण हो सकता है बताओ? समतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि समतल या उत्तल दोनों होगा? तो देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न में, लेकिन हालांकि कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब देखने को आपको मिलता है और उत्तल दर्पण में भी आप लोगों को सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। मतलब दोनों ऑप्शन में दिया है, इसलिए ऑप्शन डी मारेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में आप लोगों को सीधा ही प्रतिबिंब देखने को मिलता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। भूलिएगा मत, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे बात करें तो चलिए 56 की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। चलिए देख लेते हैं 56 प्रश्न। 56 है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो आप कितनी दूर तक देख सकते हैं बताइए? 25 सेंटीमीटर तक, अनंत तक, कि 100 सेंटीमीटर, कि 50 सेंटीमीटर? बिल्कुल, अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं तो आप अनंत दूरी तक देख सकते हो। मतलब देखिए, जैसे हम लोग अपनी आंखों से चंद्रमा को देख लेते हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ से सूर्य को देख लेते हैं, तो यहाँ से चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश की दूरी कितनी है? अनंत दूरी तक है। मतलब ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 57। 57 प्रश्न यह है कि किसी चालक में अगर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर, ठीक है, मतलब आई का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर और टी समय दिया है आपको 2 सेकेंड, और पूछ रहा है कि कितना आवेश प्रवाहित होगा क्यू। तो क्यू बराबर फार्मूला होता है एन ई, एक होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। तो आई का वैल्यू कितना दिया? 2 एम्पियर, टी का वैल्यू दिया 2 सेकेंड, 2 दूनी के 4 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। तो 4 कूलाम आ जाएगा। मतलब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 2 सेकेंड में, तो कितना आवेश बह रहा है? तो 4 कूलाम आवेश बह रहा है इस फार्मूले से, क्यू बराबर आई टी से, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 58 देखो,
58 है कि प्रेरित विद्युत धारा की अगर दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाएंगे हम लोग। अगर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना है तो कौन सा नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि ओम का नियम, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 58 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबको मालूम प्रेरित विद्युत धारा अगर ज्ञात करना है तो हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम लोग यहाँ पे प्रेरित विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं उसकी दिशा को। ठीक है, चलिए तो मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 देखिए 59 क्या है। 59 ये है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है। अब अम्लीय लवण हमको देखना है, KCN, NaHSO4 कि NaCl कि Na2SO4। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है 59। आपको बताइए क्या होगा राइट आंसर। अम्लीय लवण पूछ रहा है ना, तो अम्लीय लवण हो जाएगा NaHSO4। ठीक है, NaHSO4 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, NaHSO4। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न बनेंगे, मतलब इतना ही प्रश्न की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है जितना इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और अगला प्रश्न आप देखोगे तो अगला प्रश्न रिएक्शन है, और ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है और हर बार एग्जाम में आ जाता है। रिएक्शन देखने को आपको मिलेगा कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की, ऊपर रिएक्शन देख लो और कह रहा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताओ वियोजन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया कि विस्थापन अभिक्रिया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो कि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड का अभिक्रिया एल्युमिनियम से करा रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड और लोहा बना रहा है। तो एक चीज नोटिस करो कि देखो एल्युमिनियम, ध्यान से समझो, एल्युमिनियम इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो एल्युमिनियम देखो अधिक अभिक्रियाशील है लोहा से, और लोहा से जैसे अभिक्रिया कर रहा है तो देखो लोहा को यहाँ पे अलग कर दे रहा है और उसके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर देता है। तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो इस अभिक्रियाओं को देखकर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों 61 प्रश्न आते हैं, और 61 प्रश्न यह है कि एल्युमिनियम की सतह पर अगर ऑक्सीजन की परत बन रही है तो उसको क्या कहते हैं। एल्युमिनियम की सतह पर अगर ऑक्सीजन की परत बनना क्या कहलाता है, एनोडिंग कहलाता है कि कैटिनेशन कहलाता है कि बेसमरीकरण कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एल्युमिनियम की अगर सतह पर अगर ऑक्सीजन की परत जम रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडिंग। मतलब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न हो गया 62। देखिए 62 क्या है कि मेंडल के अनुसार, अब देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कि दोनों स्मॉल टी कि स्मॉल टी कैपिटल टी। बताइए 62 का राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल टी होता है। इस बात को आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आज सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, बहुत लोग, और इसी प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को देना है, इसीलिए तो मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ इतना अच्छे से। ठीक है, चलिए 63 आइए। देखिए 63 क्या है। 63 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधा हुआ, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। इस प्रकार का प्रश्न आया था, उपयुक्त सभी मतलब उसको कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए भैया, जल भी तो चाहिए, क्लोरोफिल तो उसके पत्तियों में होता ही है, और सूर्य का प्रकाश चाहिए क्योंकि सूर्य के प्रकाश को ही अवशोषित करता है क्लोरोफिल। मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारा बच्चों क्लियर हो गया होगा आप लोगों को 63। अगला प्रश्न देखो 64 क्या है। मूत्र का निर्माण होता है, टॉयलेट का निर्माण किस में होता है, वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। तो सबको मालूम है वृक्क में ही होता है, किडनी में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट प्रश्न देख लो। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं आप लोगों को 65 प्रश्न बताया, और इस 65 प्रश्न को ही आप लोगों को बार बार रिवाइज करना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितना हो सके इस वीडियो को डाउनलोड करो, देखते जाओ। अगर इस प्रश्न को 65 प्रश्न अगर आपको क्लियर है तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों का क्लियर हो गया। 30 नंबर स्कूल से मिल गया तो 50 नंबर तो ऐसे ही फिक्स हो गया, और 50 नंबर का लघुत्तर या दीर्घोत्तरीय था जो कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। तो बताइए सब मिलाकर आपको 95% नहीं आ सकता है। न्यूमेरिकल ये अलग क्लास चलेगी न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल 10 या 12 नंबर के एग्जाम में आते हैं। तो सब कुछ संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, बस आपको पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो अभी तक नहीं किए हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।